आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बेल। चैप्टर 39 ऑफ सीआरपीसी से डील करता है और इससे रिलेटेड प्रोविजन जो है वो है सेक्शन 496 टू 502 ऑफ सीआरपीसी। इन तमाम सेक्शन को हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि बेल से मुतल्लिक़ जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो हमारी क्लियर हो, क्योंकि जब तक वो आइडिया नहीं होगा, हमें इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी बेल के कॉन्सेप्ट के हवाले से, तब तक जो है वो हमें इस चैप्टर की समझ नहीं आएगी। लेकिन इसलिए आज की इस वीडियो में हम बेल से मुतल्लिक़ जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बेल क्या होती है, बेल और पैरोल के अंदर क्या डिफरेंस है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग जो है वो इन दो टर्म के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि पैरोल बेसिकली क्या चीज़ है और बेल क्या चीज़ होती है, तो इसलिए इनका डिफरेंस भी क्लियर करेंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेल के कॉन्सेप्ट के साथ कौन सा प्रिंसिपल अटैच है, मतलब किस फैक्टर के ऊपर जो है वो बेल दी जाती है, मोस्टली किस चीज़ को दिमाग में लाते हुए बेल ग्रांट कर दी जाती है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ बेल, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे बेलेबल बॉन्ड और बेल बॉन्ड एंड श्योरिटी बॉन्ड का डिफरेंस, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेल के लिए जब आप लोग अप्लाई कर रहे होते तो उस टाइम हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। ये बेसिकली प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि हो सकता है आप लोग सेक्शन पढ़ भी लो, पढ़ने के बाद भी आपको आइडिया भी हो, लेकिन हमें यही ना पता हो कि जब हम लोगों ने बेल के लिए अप्लाई करना है तो हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम, तो फिर पढ़ने का क्या फ़ायदा। इसलिए ये भी हमें क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली जब आप लोग बेल के लिए अप्लाई करते हो तो उस टाइम आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से मैटर जो है वो बेल ग्रांट करते वक्त कोर्ट कंसीडर करती है। एंड लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेल के लिए अप्लाई करने से पहले कौन सी कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है, यानी कि जो कंडीशन प्रेसिडेंट बेल को बेल करने से पहले होना ज़रूरी है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी इससे जो रिलेटेड चैप्टर है सीआरपीसी का वो तो चैप्टर 39 है, और सेक्शन इससे रिलेटेड प्रोविजन सेक्शन 496 टू 502 हैं। लेकिन इस सारे सेक्शंस को कवर करने से पहले या बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए पहले आप ये समझ लें कि ये जो 7 8 9 हेडिंग्स मैंने बनाई हैं ये हमें कवर करना ज़रूरी है, तो ताकि हम लोग जब इसको बेयर एक्ट से रीड करें इस चैप्टर को, सेक्शन रेलेवेंट सेक्शन पढ़ें, तो उस टाइम हमें आइडिया हो कि बेसिकली बेल होती क्या है, इसके बारे में जो है वो हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के हवाले से ही मैंने कुछ हेडिंग्स बनाई हैं, इसलिए आज की इस वीडियो में पहले हम लोग इनको कवर करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बेयर एक्ट से ये रेलेवेंट सेक्शन यानी 496 टू 502 जो बेल से रिलेटेड प्रोविजन है इनको कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बेल क्या होती है। तो बेल की बेसिकली डेफिनेशन है कि ये इस तरह स्टार्ट करेंगे दैट इज़ अ सच प्रोसेस, या इस तरह स्टार्ट कर लेंगे दैट इज़ अ रेमेडी अवेलेबल टू द एक्यूज्ड इन विच द कस्टडी ऑफ एक्यूज्ड इज़ हैंड ओवर फ्रॉम पुलिस टू श्योरिटी अपॉन द सबमिशन ऑफ बेलेबल बॉन्ड दैट मे बी विद और विदाउट श्योरिटी टू द कोर्ट अपॉन कंडीशन दैट the accused will appear in at trial time. So basically बेल एक ऐसी रेमेडी है जो कि accused को पास मौजूद होती है, जिसके तहत इस रेमेडी को इस्तेमाल करते हुए accused की कस्टडी पुलिस से ट्रांसफ़र कर दी जाती है इसके ज़ामन को, इस कंडीशन पर जब वो एक मचलका यानी बेलेबल बॉन्ड सबमिट करवा देता है। ये मचलके जो है वो श्योरिटी के साथ भी हो सकते हैं, विदाउट श्योरिटी के साथ भी हो सकते हैं। जब ये विदाउट श्योरिटी के साथ होंगे तब तो ये मुलज़िम खुद ही जमा करवाएगा, क्योंकि उस टाइम उससे श्योरिटी नहीं मांगी गई। और जब ये श्योरिटी के साथ होंगे, जब ये सिक्योरिटी मचलके जो है वो श्योरिटी जमा करवाता है अपनी श्योरिटी के साथ, यानी इस कंडीशन पे जब वो मचलके जमा करवा देता है, कोई बेलेबल बाउंड ज़मानती इसके बदले में जमा करवा देगा कोर्ट के अंदर, तो जो इस मुलज़िम की कस्टडी है वो पुलिस से हैंड ओवर कर दी जाएगी श्योरिटी को। एक तो इसने एक कंडीशन पूरी करनी होती है, इसने मचलके जमा करवाने होते हैं, और दूसरी ये कंडीशन इससे पूरी करनी होती है कि ये बेल का मतलब किसी भी सूरत में जो है वो डिस्चार्ज ऑफ एलिगेशन नहीं है, यहाँ सिर्फ ये रिलीज़ हो रहा है। इस कंडीशन पर इसे रिलीज़ किया जाता है कि जब कोर्ट ट्रायल टाइम पे इसने
आना है। अब बस ये होता है बेल के अंदर कि आप जेल में नहीं रहोगे, आप पुलिस की कस्टडी में नहीं होते, आपको छोड़ दिया जाता है। आप जब एक मुचलके की अमाउंट जमा करवा देते हो जो आपसे कोर्ट फर्निश करने के लिए कहता है, वो उसे हम बेलेबल बॉन्ड कहते हैं। इस कंडीशन के साथ है कि भाई आपको छोड़ तो दिया गया है, लेकिन जिस टाइम ट्रायल पे अब आपको कोर्ट बुलाएगी आपने आना है। तो सिंपली बेल जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ द कस्टडी ऑफ एक्यूज्ड है फ्रॉम पुलिस टू श्योरिटी। कब ये ट्रांसफ़र होती है? जब वो बेलेबल बॉन्ड जमा करवा दे, यानी मुचलके जमा करवा दे, जो कि श्योरिटी के साथ भी हो सकते हैं, विदाउट श्योरिटी भी हो सकते हैं। और इस कंडीशन पर छोड़ा जाता है कि जब कोर्ट अब आपको मदऊ करेगी तब आपने कोर्ट के अंदर आना है। तो लिहाजा ये एक एक्यूज को रेमेडी मौजूद होती है बेल। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि बेल और पैरोल के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस तो इनका, इसमें मैंने तकरीबन 4 डिफरेंस बनाए हैं। पहला डिफरेंस जो है वो डेफिनेशन का ही कर लें कि बेल की डेफिनेशन तो हम लोगों ने पढ़ ली। पैरोल बेसिकली क्या होता है? तो पैरोल जो है वो बेसिकली ये इस तरह है कि दैट इज़ अ रेमेडी अवेलेबल टू प्रिजनर कन्विक्टेड पर्सन इन विच ही रिलीज फ्रॉम प्रिजन अपॉन सम कंडीशन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स सेंटेंस। सो इससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि पैरोल जो रेमेडी है वो एक कन्विक्टेड पार्टी को मौजूद होती है, एक प्रिजनर को मौजूद होती है, जिसमें ये अपनी सज़ा का टाइम पीरियड मुकम्मल होने से पहले इसको रिलीज़ कर दिया जाता है किसी कंडीशन के ऊपर। यानी यहाँ पर आपको पैसे नहीं जमा करवाने पड़ते। और ये कंडीशन बेसिकली ये होती है कि कोई सेरेमनी अटेंड करने के लिए, कोई रिचुअल परफॉर्म करने के लिए आपको छोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा जेल में है, उसकी बेटी की शादी है, तो उसे कुछ टाइम पीरियड के लिए जो है वो रिलीज़ कर दिया गया। और सज़ा याफ्ता पर्सन है, पैरोल में कुछ टाइम पीरियड के लिए इस कंडीशन पर छोड़ दिया गया कि शादी अटेंड करने के बाद दोबारा जेल में भेज दिया जाएगा। या फिर उसके किसी करीबी रिश्तेदार या जो उसका कोई प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप है, लाइक इसके फादर या मदर या इसकी बीवी या किसी बच्चे की जो है वो फात हो जाती है, तो वो रिचुअल डेथ सेरेमनी अटेंड करने के लिए इसको छोड़ दिया गया। या इस कंडीशन पर इसको छोड़ दिया गया कि एक ख़ास इलाके तक ही जियोग्राफिकल लिमिट में रहेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। या इस कंडीशन के साथ इसे छोड़ देते हैं कि अगर कोई भी किसी किस्म का आप जिसने टाइम पीरियड के लिए आप बाहर हो, आपने कोई फेंस नहीं कमिट करना, या आप इसी ख़ास इलाके में रहोगे, और अगर जिस तरह चेंज करोगे तो आपने अपने पैरोल ऑफिसर को, जो कि सुपरवाइजर ऑफिसर है, उसको आपने इतला देनी है। और इस टाइम पीरियड के अंदर जब ये पर्सन रिलीज़ होता है ना पैरोल पे, तो उस टाइम से पैरोल ही कहते हैं प्रिजनर को। ये भी एक इन्फॉर्मेशन है याद रखने के लिए। तो लिहाजा पैरोल जो है वो एक रेमेडी जो है वो प्रिजनर को मौजूद होती है, जिसमें इसने पैसे वगैरह नहीं देने होते। इसे इसकी सज़ा के कंप्लीट होने से पहले किसी कंडीशनल रिक्वायरमेंट के लिए छोड़ा जाता है। और कंडीशन हमने डिस्कस कर ली कि किन कंडीशन के ऊपर इसको छोड़ा जाता है। तो लिहाजा ये बेल और पैरोल के अंदर पहला डिफरेंस हो गया, इन दोनों की डेफिनेशन। और डेफिनेशन से फिर आगे नेक्स्ट 3 और डिफरेंस इनके अंदर निकल जाते हैं कि सेकंड डिफरेंस आप ये कर लें कि बेल जो है वो रेमेडी जो है वो एक्यूज़ को मौजूद होती है, कि ये बेल की रेमेडी एक्यूज़ के पास होती है, ये एक एक्यूज़ अवेल कर सकता है। जबकि पैरोल की रेमेडी कन्विक्टेड पार्टी प्रिजनर के पास मौजूद होती है, वो अवेल कर सकता है। और बेल के अंदर आपको ये रेमेडी तब मिलती है जब आप लोग मचलके जमा करवाते हो, बेलेबल बॉन्ड सबमिट करवाते हो। और पैरोल में रेमेडी आपको मिलती है किसी कंडीशन के ऊपर, जो कि कंडीशन हम लोग पहले डिस्कस कर ले कि कोई रिचुअल या कोई सेरेमनी अटेंड करने के लिए, या एक ख़ास इलाके तक आप रहोगे, इससे बाहर नहीं जाओगे, इस तरह की कंडीशन के ऊपर आपको, या आपका गुड बिहेवियर आपने रखना है जितने टाइम के लिए आपको छोड़ा है, इस तरह की किसी कंडीशन के तहत आपको रिलीज़ किया जाता है। यहाँ पर आपको पैसे नहीं देने पड़ते। नंबर 4 डिफरेंस इनके अंदर ये है कि जो बेल की रेमेडी है ना, वो आपको प्री ट्रायल स्टेज के ऊपर दी जाती है। यानी जब आप पुलिस की कस्टडी में होते हो तब आपको 169 के तहत पुलिस रिलीज़ कर देती है, जब से उसे आपके खिलाफ कुछ नहीं मिलता, आपको बेल पुलिस भी ग्रांट कर देती है। इसी तरह जो है वो आपको ट्रायल स्टेज पे भी रेमेडी मिल जाती है, ट्रायल के कंप्लीट होने से पहले पहले ही आपको रेमेडी मिलती है। तो लिहाजा बेल की रेमेडी आपको प्री ट्रायल स्टेज पे और ट्रायल स्टेज पे ट्रायल के कंप्लीट होने से पहले पहले ट्रायल तक जो है वो बेल की रेमेडी मिलती है, और जो पैरोल की रेमेडी है वो ट्रायल के कंप्लीट होने के बाद मिलती है। अब लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि बेल की रेमेडी आपको ट्रायल के कंप्लीट होने के बाद भी बाज़-औक़ात मिल जाती है। 526 है CRPC का सेक्शन, उसके तहत आपको बेल कोर्ट दे देता है। इवन आपको कन्विक्शन भी हो जाती है, यानी सज़ा सुना दी गई है, लेकिन उस पर अभी एग्जीक्यूशन नहीं हुई और कोर्ट को लगता है कि रीज़नेबल ग्राउंड नहीं है कि आपने जुर्म किया था, तो उस टाइम आपको आफ्टर ट्रायल भी जो है वो सेंटेंस की एग्जीक्यूशन होने से पहले भी आपको बेल कोर्ट दे सकती है। तो लिहाजा ये 3-4 डिफरेंस हैं
बेल और पैरोल के दरमियान। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बेल से मुतल्लिका कौन सा प्रिंसिपल है, यानी किस प्रिंसिपल को देखते हुए जो है वो बेल दी जाती है। तो एक प्रिंसिपल है, केस लॉ है 2023 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू यानी SCMR पेज नंबर 364। इस केस के अंदर बेसिकली हेल्ड किया गया है कि एक्यूज्ड इज़ द इनोसेंट चाइल्ड ऑफ द कोर्ट अंटिल ही इज़ प्रूव गिल्टी। मतलब जब तक उसका जुर्म साबित ना हो जाए तब तक एक्यूज्ड को जो है वो फेवरेबल चाइल्ड या इनोसेंट चाइल्ड जो है कोर्ट का कंसीडर किया जाता है। तो इसी बेस पे, इसी प्रिंसिपल को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो ना एक्यूज़ को बेल ग्रांट कर दी जाती है, ख़वाह वो प्री ट्रायल स्टेज पे हो, ट्रायल स्टेज पे हो, बेल टाइम किसी टाइम भी जो है उसको रिलीज़ कर दिया जाता है। और ये जो प्रिंसिपल है ये सपोर्टेड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 4, 9, 10 और 10A के तहत, क्योंकि आर्टिकल 4 के अंदर कहा गया है कि हर पर्सन को कानून के मुताबिक डील किया जाएगा, किसी भी पर्सन की राइट और लिबर्टी के ख़िलाफ़ कोई डिटरमेंटल एक्शन ना लिया जाए। और बेल में भी बेसिकली एक तरह से देखा जाए पर्सन को डिटेन ही किया होता है तो ये लिबर्टी से मुतल्लिका मैटर ही हो गया। तो आर्टिकल 4 प्रोटेक्ट करता है इंसान की आज़ादी को, आज़ादी हक़ को, आज़ादी के हक़ को। और आर्टिकल 4, 9 में भी जो है वो लाइफ के राइट को प्रोटेक्ट किया गया है। और आर्टिकल 10 में भी अनलॉफुल डिटेंशन को, आर्टिकल 9 में भी लिबर्टी के राइट को प्रोटेक्ट किया गया है कि किसी कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा, उसके बगैर नहीं लिया जाएगा। आर्टिकल 10 के अंदर अनलॉफुल डिटेंशन को प्रोहिबिट किया गया है। और आर्टिकल 10A में फेयर ट्रायल की डिमांड की गई है। तो फेयर ट्रायल तो यही है कि अगर उस पर कोई चीज़ साबित नहीं हो रही तो इन्हीं आर्टिकल्स को मद्देनज़र बुनियाद रखते हुए, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हैं कि इंसान के, तो इस बेस पे जो है वो बेल मिल जाती है। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं काइंड्स ऑफ बेल। तो बेल की 6 काइंड हैं, जिसमें पाकिस्तान में 5 एप्लीकेबल हैं। और ये जो 4 नंबर वाली एंटीसेप्टरी बेल है ये पाकिस्तान के अंदर नहीं दी जाती, यानी पाकिस्तान में ये वाली बेल किसी पर्सन को नहीं मिलती। तो इसको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो बेल की जो सबसे पहली काइंड है वो है प्री अरेस्ट बेल, यानी ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी। इससे जो रिलेटेड सेक्शन है वो है 498 CRPC। ये बेल जो है वो आपको, चाहे आपने कोई बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है, नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है, अगर आपको इन दोनों ऑफेंसेस में से जो है वो अरेस्ट होने से पहले यानी प्री अरेस्ट बेल चाहिए तो आपने जो है वो 498 CRPC की दरख्वास्त ही देनी है। उसके तहत ही आपको ये बेल मिलेगी। और ये बेल की दरख्वास्त जो है वो इंटरटेन सिर्फ़ और सिर्फ सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट कर सकता है, और किसी कोर्ट के पास इस बेल को ग्रांट करने की अथॉरिटी नहीं होती। नेक्स्ट है पोस्ट अरेस्ट बेल, जिसे हम कहेंगे ज़मानत बाद गिरफ्तारी, यानी आप अरेस्ट हो गए हो और उसके बाद अब आपको बेल चाहिए तो उसके लिए आपको दरख्वास्त देनी पड़ती है पोस्ट अरेस्ट बेल की। और यहाँ पर फर्दर जो है वो डिवाइड हो जाता है बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस के हवाले से। ये दरख्वास्त जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगी। मतलब अगर आपको किसी बेलेबल ऑफेंस के अंदर ज़मानत बाद गिरफ्तारी चाहिए फिर आपको 496 की दरख्वास्त देनी पड़ेगी, और अगर आपको किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर चाहिए तो फिर आपको 497 की दरख्वास्त देनी पड़ेगी। बेलेबल ऑफेंस के अंदर तो आपका मैटर ऑफ राइट होता है आपको बेल मिलना, वहाँ पर शेल का वर्ड भी लिखा हुआ है सेक्शन 496 में। वहाँ पर कोई भी आपको, यानी कि उधर तो आपको बेल, आपका जो राइट जो है वो आपका छीना जा ही नहीं सकता क्योंकि बेलेबल ऑफेंस होते हैं वो, और वहाँ पर आपको ऐसा मैटर ऑफ राइट बेल मिलती है। लेकिन 497 में आपको ये चीज़ साबित करनी पड़ती है कि आपके ख़िलाफ़ जो है ये एलिगेशन झूठा है, ये सही नहीं है, आपको फंसाया जा रहा है, तो ये चीज़ आपको साबित करनी पड़ती है और तब आपको बेल मिलती है। क्योंकि जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है वहाँ पर आपको बेल मिलना आपका राइट नहीं होता, वहाँ पर आपको साबित करना पड़ता है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस के हवाले से अंडरस्टैंड कर लें या अपने माइंड में रख लें, वो ये है कि जितने भी ऑफेंस जिनकी सज़ा 3 साल या 3 साल से कम है वो बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह वो ऑफेंसेस जो कि जिनकी सज़ा 3 साल से ज़्यादा होती है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं। एक तो इन दोनों ऑफेंसेस के दरमियान डिफरेंस करने का एक ये क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि CRPC के एट दी एंड बुक में जो है वो, या बेल एक्ट में जो शेड्यूल दिए होते हैं उसके अंदर शेड्यूल में डिफ़ाइन किया हुआ है कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है, कौन सा नॉन बेलेबल है। तो वहाँ से पता चल जाता है आपको कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है, कौन सा नॉन बेलेबल। नेक्स्ट आ जाती है टाइप बेल की, वो है प्रिवेंटिव बेल, जिसका दूसरा नाम प्रोटेक्टिव बेल है। ये बेसिकली इस तरह की सिचुएशन में डिमांड की जाती है
कि लेट्स सपोज आपको जो है वो आपके ख़िलाफ़ किसी ने पर्चा करा दिया है। अब आपको पता है कि मेरे ख़िलाफ़ केस हो चुका है, केस रजिस्टर है, FIR लॉन्च हो चुकी। अब आप अरेस्ट होने से बचना चाहते हो तो आप प्री अरेस्ट बेल लेना चाहते हो, लेकिन प्री अरेस्ट बेल जो है वो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया कि सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट देता है, उसके अलावा कोई और कोर्ट नहीं देता। अब आप दूर हो, आपको ख़तरा है कि भाई मैं सेशन कोर्ट जाऊंगा, हाई कोर्ट जाऊंगा प्री अरेस्ट बेल लेने के चक्कर में, तो उस टाइम मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा और आप अरेस्ट नहीं होना चाहते। तो उस टाइम आप जहाँ भी हो वो आप उस प्रोविंस की जो हाई कोर्ट होगी ना, उधर से जो है वो आपको ये प्रिवेंटिव बेल और प्रोटेक्टिव बेल मिलेगी और कहीं से नहीं मिलती। तो ये बेसिकली इसीलिए से प्रोटेक्शन बेल कहते हैं कि अरेस्ट होने से पहले जो एक प्रोटेक्शन के तौर पर आप जो बेल अवेल करते हो प्री अरेस्ट लेने से बेल लेने से पहले, उसे हम प्रिवेंटिव बेल कहते हैं और प्रोटेक्टिव बेल कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है एंटीसेप्टरी बेल। ये बेल बेसिकली इंडिया के अंदर दी जाती है, पाकिस्तान में नहीं दी जाती। पाकिस्तान के अंदर ये सेक्शन 498A CRPC के तहत बार इस पर लगाई हुई है, मना किया गया है। क्योंकि किस तरह क्यों बार लगाई गई है, इसको पहले समझने के लिए, इस लॉजिक को समझने के लिए हमें पहले ये आइडिया होना चाहिए कि एंटीसेप्टरी बेल क्या होती है। तो एंटीसेप्टरी बेल बेसिकली किस तरह की बेल होती है कि जिसमें आपको ये डाउट है कि मेरे ख़िलाफ़ कोई केस रजिस्टर्ड है, मैं किसी FIR में नॉमिनेटेड हूँ, या तो मेरा नाम एज इट इज़ लिखा हुआ है, या आपको ये लगता है कि मैं सस्पेक्टेड हूँ, यानी आपका नाम जो है वैसा नामालूम अफराद में आपको डाउट है कि मेरा नाम ऐड किया हुआ है और मुझे इस केस में फ्रेम ना कर दिया जाए। यानी जिस तरह ये पॉलिटिकल इम्यूनिटी होती है सियासतदानों की, तो वो किसी के ख़िलाफ़ भी कोई भी केस करा देते हैं, तो वो इस चीज़ पे जो है वो आपको ये डाउट है कि मुझे इस केस में फ्रेम ना कर दिया जाए, मुझे अरेस्ट ना कर लिया जाए, तो आप जो है वो एंटीसेप्टरी बेल डिमांड करते हो। यानी आपको ये डाउट है कि मेरे ख़िलाफ़ कोई केस है, आपके ख़िलाफ़ कोई केस है नहीं रजिस्टर्ड, तो ये बेल जो है वो इस सिर्फ़ और सिर्फ इस फेयर की बेस पे डिमांड की जाती है। और पाकिस्तान में क्यों एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि 498A CRPC ने इसे बार किया हुआ है। क्यों बार किया हुआ है 498 CRPC ने? क्योंकि 498A CRPC में वाज़िह तौर पर कह दिया गया है कि बेल सिर्फ़ और सिर्फ 3 फैक्टर्स पूरे होंगे तभी आपको बेल ग्रांट की जाएगी, अदरवाइज़ आपको बेल नहीं ग्रांट की जाएगी। वो ये है कि या तो आपके ख़िलाफ़ FIR हुई हो, कोई केस रजिस्टर्ड हो, दूसरा ये आप पुलिस की कस्टडी में हो, या आप कोर्ट में मौजूद हो, यानी आप पेशी पे आए हुए हो, तो उससे ये आप कोर्ट के सामने मौजूद हो। मतलब ये नहीं है अगर एक पर्सन कोर्ट में मौजूद है ही नहीं, ना पुलिस की कस्टडी में है, तो उसे फिर बेल नहीं मिलती। मतलब ये 3 फैक्टर पूरे होंगे तब आपको बेल मिलेगी। अब एक तरह से देखा जाए, इसमें पहले कह दिया गया कि जब आपके ख़िलाफ़ कोई केस रजिस्टर्ड हो, FIR हो, यानी बेल डिमांड करने के लिए आपके ख़िलाफ़ कोई केस होना ज़रूरी है। और एंटीसेप्टरी बेल में क्या था, आपको सिर्फ एक डाउट था कि मुझे पता नहीं है कि मेरे ख़िलाफ़ कोई केस है, आपको बस यही था कि भाई मेरे ख़िलाफ़ कोई केस है ऐसा मुझे लगता है, आपको मेक श्योर नहीं है। तो इसीलिए जो है एंटीसेप्टरी बेल पाकिस्तान के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट काइंड ऑफ बेल है बेल आफ्टर कन्विक्शन, जिससे रिलेटेड प्रोविजन है सेक्शन 426 है, या पता नहीं शायद गलत सेक्शन में लिखा हुआ है 526 है। तो ये जो है वो बेसिकली जो है ना आपको कन्विक्शन के बाद बेल देती है कोर्ट इस ग्राउंड पे कि जब आपकी सेंटेंस तो आपको अवॉर्ड हो गई है लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन ही हुई